श्री आनंद शर्मा जी, प्लीज प्लीज। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस अवसर के लिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। मुझसे पहले हमारे सम्मानित सदस्यों ने, नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार रखे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी बातें कही गई। मैं सरकार को आरंभ में बधाई देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी। चुनाव संपन्न हो चुका है, जैसा आपने स्वयं कहा। आपकी जीत हुई, आपकी सरकार पुनः आई है, हमारी शुभकामनाएं। पर एक चीज जरूर, ये उम्मीद हम करते हैं कि जब आप दूसरी बार आए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार के साथ, तो देश में कोई नया अध्याय लिखा जाएगा, कोई नई शुरुआत होगी जो पिछले 5 साल से बेहतर होगी। चुनाव की गहमा गहमी में बहुत बातें कही जाती हैं, कटाक्ष भी होते हैं, आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी होते हैं। अब चुनाव संपन्न हो चुका है। हम उम्मीद यह करते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो कड़वाहट की बातें हैं वो बंद होंगी और सरकार दुर्भावना से काम नहीं करेगी। तभी पता लगेगा इन शब्दों का क्या अर्थ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पहली बार भी ये कहा गया था 2 शब्द, तीसरा शब्द जोड़ा गया है, पर ना सबका साथ हुआ, ना सबका विकास हुआ। कथनी और करनी का ये बहुत बड़ा फर्क रहा। वो फर्क जो है, अगर प्रधानमंत्री ही उसको दूर कर सकते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं। प्लीज, जहां तक राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का प्रश्न है, ये दुख की बात है, मुझे कहते हुए भी ये बुरा लगता है कि वो नीरस है, निराशाजनक है। ये केवल प्रधानमंत्री जी की और सरकार की घोषणाएं और चुनाव नतीजे के बाद के कैबिनेट के फैसलों को दोहराता है। जाहिर है राष्ट्रपति जी को ये करना है, पर उसके अलावा ये उम्मीद की जाती थी, क्योंकि इस साल का दूसरा अभिभाषण है राष्ट्रपति जी का, कि इस अभिभाषण के अंदर वो पिछले 5 साल का हिसाब देंगे। वो 5 साल का हिसाब नहीं आ रहा, कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही। ये प्रजातंत्र की जरूरत है। जो पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, मैनिफेस्टो लाती है, वायदे करती है, जैसे बड़े बड़े वायदे किए गए थे 2014 में, हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है। जनादेश की बात नहीं है, वो वायदा खिलाफी हुई है, उसका जवाब देना पड़ेगा। पर जहां तक हमारा प्रश्न है, मैं एक चीज कहूंगा, यह सलाह भी है, उतने ही वायदे करो जो पूरे कर सको। लोगों को गलत उम्मीद ना तो जगाओ और ना उम्मीद करो। प्रधानमंत्री जी को और आपको शौक है शब्दों का, बहुत शब्द सुने। अब तो शायद कोई नई शब्दावली बनेगी। 2014 से एक मानसिकता से मुक्ति नहीं मिल रही। हमसे भी मुक्ति मांगना चाहते थे, वो भी नहीं मिलेगी। पर वो मानसिकता है, पहली बार 2014 में पहली बार हिंदुस्तान जागा, पहली बार हिंदुस्तान की पहचान हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण में 2019 में भी डाल दिया कि 2014 में हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ, विकास का, डेवलपमेंट का। नींव 2014 में रखी गई, तो 15 अगस्त 1947 को, जब राष्ट्रपिता भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा थे, मौलाना आजाद जिंदा थे, अंबेडकर जी जिंदा थे, तो किस हिंदुस्तान की बुनियाद रखी गई थी 15 अगस्त 1947 को? अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, ऐतिहासिक लड़ाई, जिसमें करोड़ों हिंदुस्तान के लोग लड़े थे, लाखों लोग जेलों में गए थे, फांसी के फंदों पर चढ़े थे,
जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दी कुर्बानी करके, वो कौन सा हिंदुस्तान बना था? 1947 से लेकर 2014 तक ये देश सोया हुआ था। जो आपको इन शब्दों की जरूरत पड़ी, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, ना देश जागा हुआ था, ना कोई विकास हुआ था, ना ही देश के बच्चे खेलते थे। सब कुछ 2014 से शुरू हुआ। यह मानसिकता माननीय स्वस्थ नहीं है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप इसका त्याग करें और काम करें। आपका यह अभिभाषण राष्ट्रपति जी का जमीनी हकीकत को नकारता है। जनता के विवेक को आप चुनौती दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इसमें कोई नई रोशनी नहीं है। जनादेश का आपने कहते हैं, हमने तो स्वयं बार बार बधाई दी, गुलाम नबी जी भी आ गए, सबने कहा, पर यह विजय पराजय तो प्रजातंत्र का अंतरंग हिस्सा है। चुनाव होता है, एक जीतता है, एक हारता है। आप जीत गए। आप में से खुद ही कुछ लोग हैरान हैं कि इतनी बड़ी जीत हो गई। मैं उसको पे कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। हम यहां बैठे हैं, उम्मीद जरूर रखते थे कि हम शायद आपको वहां से यहां ले आए। हम सारे ही सोचते थे, पर जो भी हुआ, जनादेश है, हम यहीं बैठे हैं, आप वहां बैठे हैं। पर हम एक चीज जरूर कहेंगे कि आपकी और हमारी दो अलग अलग विचारधाराएं, बहुत बातें इस सदन में उस सदन में चुनाव के बाद कही गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे नेताओं के बारे में, उन नेताओं के बारे में जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस देश को बनाया है, देश को मजबूत किया है। हमको भी नाज है, हिंदुस्तान को भी नाज है और दुनिया भी उनको सलाम करती है। यह विचारधाराओं का टकराव रहेगा, प्रजातंत्र में होता है। कोई एक विचार तो नहीं माननीय होता। आनंद जी, आप संरोधित चेयर को देकर संबोधित करें। जैसे बोलना है साहब, जानते हैं। मैं पहले भी बोलता रहा। नहीं, आप ठीक है बोलते हैं, पर आपसे आग्रह है कि आप देखिए, आज तक पहली बार मैं सुन रहा हूं। नहीं, ठीक है, आप ठीक है, आप देखिए, बोले। मैं संबोधन आपको ही कर रहा हूं। अब देखूं भी यहां पर, यह संभव नहीं। चलिए, तो मुझे एक कहना है, माननीय सभापति महोदय, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष की एक अपनी भूमिका है और वो भूमिका विपक्ष को निभानी है। जहां सरकार अच्छा काम करे, सरकार को रचनात्मक सहयोग मिले। जहां कोई उपलब्धि हो, उसको हम स्वीकार करें जो देश की उपलब्धि है। जहां देश के संस्थाओं को बधाई देने का अवसर हो, हम करेंगे। पर देश की जनता यह उम्मीद करती है कि देश का विपक्ष मजबूत रहे, लोगों की आवाज उठाए, सरकार को चेताए, सरकार को जगाए, सरकार की आलोचना करे, निंदा नहीं, आलोचना करे, और अगर आपकी कोई नीति गलत हो, उसका विरोध करें। और मैं ये कहता हूं आज इस सदन में, कोई भी नतीजा आया हो, हम प्रतिबद्ध हैं जनता के प्रति। जहां हम देखेंगे कुछ गलत हो रहा है, आपका विरोध होगा। इस कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि देवताओं का रथ भी एक पहिए पर नहीं चलता। संस्कृत में कहा है, नैकम चक्रम परिभ्रमायति। एक पहिए पर देवता का चैरियट नहीं चलता, तो प्रजातंत्र का रथ भी दो ही पहिए पर चलता है। केवल आप नहीं चला सकते, हम भी जरूरी हैं, यह कहना चाहता था। यह संतुलन के लिए भी आवश्यक था। आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ की बात की है, उनकी जयंती की बात की है। राष्ट्रपिता को याद करना, उनके संदेश को समझना, उनके मूल्य सिद्धांत, उन्होंने कैसा अपना जीवन जिया, कैसे इस देश को जो सदियों से गुलाम था, लोग कमजोर थे, गरीब थे, आहत थे, अपनी आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी, लंबे अरसे से लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को इकट्ठा किया
और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को शिकस्त दी, जो भारत राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसकी अगुवाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। मुझे राष्ट्रपिता के प्रति भी ये आदर के साथ हम कहते हैं, हमारा सौभाग्य था कि वो एक समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। आज जब हम याद करें बापू को, आजादी के 75 साल की बात करें 2022 में, तो ये केवल स्मरण करने की बात नहीं है, अनुसरण करने की भी बात है कि जो कहा था उस पर चले। केवल चश्मा फोटो नहीं, संदेश क्या था उस पे चले, उसको अपनाएं। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा। पर ये जयंती महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में 86 नंबर पैरा पर लिखी है, 86। उससे पहले 85 पैरा स्तुतिगान के हैं, उसके बाद और उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी। बड़ी अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश को करते हैं, दुनिया देखती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को घोषित किया। बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बधाई। प्रधानमंत्री जी आपको भी बधाई, आप स्वस्थ रहें, योगा करते रहें। पर एक बात मैं कहूंगा, क्यों प्रधानमंत्री जी और आपकी सरकार ने इस अभिभाषण में, जब गांधी जी के 150 साल की आप बात करते हैं, क्यों आपने ये नहीं कहा कि उसी यूनाइटेड नेशंस ने 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी की जयंती है उसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस करार किया है? क्यों उसको आप नहीं मनाते? आज देश को अहिंसा के संदेश की जरूरत है। जब आग लग रही है, लोग मारे जा रहे हैं दिन दिहाड़े, वो तस्वीरें देखी नहीं जाती। गांधी के देश से अगर उनकी 150वीं जयंती पर ये तस्वीरें दुनिया देखेगी, वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ये देश आपका और हमारा बराबर है। ये हम संदेश आपके माध्यम से और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं। देश सुनना चाहता है, देश एक्शन देखना चाहता है कि आप क्या करेंगे। मैं एक चीज कहूंगा कि आपने जहां अच्छा किया, आजादी के संग्राम को याद किया और भारत छोड़ो आंदोलन का भी महत्व बताया, जो 1942 में महात्मा गांधी जी की अगुवाई में हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ा। उसमें आपने अच्छा किया। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने महात्मा गांधी के साथ साथ सरदार पटेल का स्मरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे, गांधी के अनुयायी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नेता थे। बारदोली सत्याग्रह के बाद उनको सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। धन्यवाद। आपने प्रतिमा भी बनाई, उसके लिए भी धन्यवाद। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान ऐतिहासिक, हम सबको सम्मान से नमन करते हैं। पर क्या मैं कारण पूछ सकता हूं कि क्यों आपके अभिभाषण में और 5 साल से जो आ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं? अंग्रेजों के साथ लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ अग्रिम पंक्ति में पटेल के साथ जवाहरलाल नेहरू थे। अंग्रेजों की जेल में सबसे ज्यादा समय अगर किसी स्वतंत्रता सेनानी ने गुजारा, वो कोई माफी लामा देके बाहर आने वालों में से नहीं थे, वो पंडित नेहरू थे। वो कैद में थे जब उन्होंने 2 महान ग्रंथ लिखे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। पढ़ें उसको। आप हिंदुस्तान के बारे में ज्यादा जानते हैं, उसको भी जानें कि एक नेता जो जेल में रहा हो, जिस परिवार ने उस समय, जिसको आप कोसते हैं, कोसते रहेंगे, सब कुछ त्यागा था, कुर्बानी दी थी, आज आपको उसमें इतना ज्यादा क्यों कष्ट? मैं एक चीज कहूंगा कि जहां आप पंडित जी की बात कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम नेता 8 अगस्त रात्रि को, मध्य रात्रि 9 अगस्त 1942 में तमाम नेता कैद कर लिए गए थे।
तमाम जेल में रहे। 1945 तक कांग्रेस का नेतृत्व जेल में था। कांग्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी। कांग्रेस वॉज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, पर हिंदुस्तान के लोग वो लड़ाई लड़ते रहे। आज आप नया इतिहास करते हैं। आप योगा करिए, पर इतिहास का, तथ्यों का और सच्चाई का शीर्षासन मत कराइए, यह मेरा आपसे आग्रह है। जहां महानायक गांधी जी की बात करते, इतिहास के पन्नों में वो भी दर्ज है, और मैं चाहूंगा एक दिन यह सदन चर्चा करे क्विट इंडिया मूवमेंट पर, आजादी की लड़ाई पर, ताकि यह बात हम सदन में रख सकें कि वो कौन लोग थे जो जेल में गए, और वो कौन लोग थे जिन्होंने लिख के अंग्रेजों को दिया, गवर्नर जनरल को और गवर्नर्स को, कि इसको कुचल दीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन को, इनको जेल में डाले। ये हर मैजेस्टी गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत। सूबों में कांग्रेस की सरकारें टूटी, इस्तीफे हो गए। 2 सूबे थे जो हमारे बंटवारे के समय में भी बड़े तकलीफ में गए, बंगाल और पंजाब। उन सूबों में कांग्रेस की सरकारें गई तो किसने आश्वासन दिया कि हम ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनाएंगे, और कौन उसमें शामिल हुए? बंगाल में कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? फजलुल हक। उनके उप मुख्यमंत्री कौन थे? जानते हैं। तो हमको ना समझाएं कि सच्चाई क्या है। इनको मालूम है सबको। मैंने तो चाहता हूं चर्चा, मैं उनका सम्मान से ही नाम लूंगा, क्योंकि वो पंडित जी के कैबिनेट में भी बाद में आए थे, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पर मैं एक चीज कहूंगा, वो मुस्लिम लीग के थे, 2 सूबों में बनी। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें गई, उस समय की हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकारें बनाई अंग्रेजों का साथ देने के लिए। ये सच्चाई। बात सच्चाई कभी कड़वी होती है, हकीम की खुराक भी कड़वी होती है, सुन लीजिए। मैं एक चीज कहूंगा, ये संकुचित सोच क्यों है आपकी? आपने जो कहा कि पंडित जी के विषय में प्रधानमंत्री ने कहा, एक बार मैंने लाल किले से कह दिया कि तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों को मैं सम्मान करता हूं, धन्यवाद, उन्होंने काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने काम किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने काम किया, इंदिरा गांधी जी ने काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी काम किया, राजीव गांधी जी का बड़ा योगदान है, उनकी भी शहादत है, नरसिम्हा राव जी का भी जिक्र है, उनके भी समय में भी काम हुआ, संस्थाएं हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल रहे। आपके 5 साल में भी हम ये नहीं कहते कि कुछ भी काम नहीं हुआ। जहां कुछ गलत होता है उसी की तो हम बात करते हैं। मैं आज उपसभापति महोदय अपनी जिम्मेवारी समझता हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने टिप्पणियां करी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। मुझे दुख है। हम लोग आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम कृतज्ञ हैं उनके, जिन्होंने बलिदान करके, संघर्ष करके हमको आजादी दी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अपने जीवन काल में सदन में मैं पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी, इन सब के बारे में कड़वे शब्द सुनूंगा। ये ऐसा ना हो तो अच्छा है। मैं इस सदन में कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, क्योंकि बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। जब चुनाव हुआ, कांग्रेस के अधिकांश एमपी सरदार पटेल के साथ थे, पर गांधी ने और उन्होंने बना दिया, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नेहरू को। गांधी जी तो शहीद हो गए थे 30 जनवरी 1948 को। सरदार पटेल हमारे पहले गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, पंडित जी के साथ थे, और 1950 दिसंबर में उनका निधन हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बातें कही हैं, दुख होता है। देश का पहला चुनाव ही थे अप्रैल 1952 में हुआ था। क्या, कहां से ये खबरें आ रही हैं? किसने बताया? कौन सी किताब में लिखा है? हमको भी बताइए, ज्ञान दीजिए थोड़ा। जब पंडित जी के 60 साल हुए, एक अभिनंदन ग्रंथ निकाला। सब नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। 14 अक्टूबर 1949 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या लिखा?
जवाहरलाल और मैं, साथ साथ कांग्रेस के सदस्य, आजादी के सिपाही, कांग्रेस की कार्यकारिणी और अन्य समितियों के सहकर्मी, महात्मा जी के अनुयायी, जो हमारे दुर्भाग्य से हमें बड़ी जटिल समस्याओं के साथ जूझने को छोड़ गए। वही लिखते आगे, क्योंकि लंबा है, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। आयु में बड़े होने के नाते मुझे कई बार उन्हें उन समस्याओं पर परामर्श देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो शासन, प्रबंध या संगठन के क्षेत्र में हम दोनों के सामने आती हैं। मैंने सदैव उन्हें सलाह लेने को तत्पर और मानने को राजी पाया है। कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने का यत्न किया है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी करते हैं, किंतु वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ काम करते रहे हैं। अंतिम में कुछ शब्द जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखे वो पढ़ दूं। सरदार पटेल, दिस फेमिलियरिटी, nearness, intimacy and brotherly affection make it difficult for me to sum him up for the public appreciation. But then the idol of the nation, the leader of the people, the prime minister of the country and the hero of the masses, whose noble record and great achievement is an open book, hardly needs any consideration from me. Sardar Vallabhbhai Patel। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। बड़ा व्यक्तित्व था, विशाल दिल के थे, उनका स्वभाव भी बड़ा अच्छा था, कड़वी बात नहीं बोलते थे। गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा था, मैं भी दोहराता हूं, सब कहते हैं, हम सब अटल जी का बहुत सम्मान करते थे, हृदय से करते थे। विचारधारा अलग है, पर देश तो अपना है ना। प्रधानमंत्री वो भी भारत के थे, नरेंद्र मोदी जी भी भारत के ही प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। अटल जी ने जो कहा था उसका तो सम्मान कर लो। अटल जी ने 19 मई 1964 को इसी सदन में कहा था, हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि लुट गई, भारत माता आज शोकमग्न है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया, मानवता आज खिनमना है, उसका पुजारी सो गया, शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया, दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंख का तारा टूट गया, यवनिका पात हो गया, विश्व के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर्ध्यान हो गया। संसद में उनका अभाव कभी नहीं भरेगा। शायद तीन मूर्ति को उन जैसा व्यक्ति कभी भी अपने अस्तित्व से सार्थक नहीं करेगा। वह व्यक्तित्व, वह जिंदा दिली, विरोधी को भी साथ लेकर चलने की वो भावना, वो सज्जनता, वो महानता शायद निकट भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। मतभेद होते हुए भी उनके महान आदर्शों के प्रति, उनकी प्रामाणिकता के प्रति, उनकी देशभक्ति के प्रति और उनके अटूट साहस के प्रति हमारे हृदय में आदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, कम से कम इसको अपनाएं। सरदार पटेल जी को सही श्रद्धांजलि ये होगी जो उन्होंने कहा था, तो अब पंडित नेहरू की आलोचना बंद कर दो। अटल जी को भी केवल अटल योजना से काम नहीं होगा, अटल जी के शब्द सुनिए, फिर उस पर सोचें, आत्मचिंतन करें, तो शायद, क्योंकि सरकार आपके पास है, देश आपको चलाना है, तो सही रास्ते पर देश चलना चाहिए। कहा गया हमारे साथियों द्वारा, जो अभिभाषण में है, नए भारत की बात है कि 2014 को यह सफर शुरू हुआ। हमने कहा यह 2014 का नहीं, बड़ा पुराना सफर है। इस देश की जो बुनियाद प्रगति की, निर्माण की, वो आजादी के तुरंत बाद रखी गई और उसके साथ 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया, भारत गणतंत्र बना और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। शायद लोग समझते नहीं कि आज इसके मायने कितने गहरे हैं कि व्हाट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया मीन्स, गणतंत्र क्या है। वो 26 जनवरी 1950 को हो गया था। तो कृपा करके महामहिम जी को जो लिखकर देती है सरकार, ऐसा ना लिखे कि ये 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 कुछ नहीं थे।
और जो 16-26 मई 2014 से ही हिंदुस्तान, ये जरा कृपा करें कि इतना अन्याय इस देश के साथ बंद करें। आपका न्याय इंडिया क्या है मुझे नहीं मालूम, देश को भी नहीं मालूम। ठीक कहा था आजाद साहब, जो हिंदुस्तान बना था, जो संविधान निर्माताओं ने हमको दिया, जो हमारे संविधान की प्रियम्बल में लिखा है। अभी कल ही नेशनल आर्काइव्स ने वो कागज निकाले हैं कि 23 जुलाई 1947 को झंडा प्रस्ताव आया था संविधान सभा में तिरंगे का, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा, डॉक्टर राधाकृष्णन ने उसका अनुमोदन किया। दूसरा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, वही आज की कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। वही ये बातें समझना जरूरी है। आपको खले अच्छी बात नहीं, जो भारत बनाया था, जो संविधान में है, वो एक उदारवादी, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी प्रजातंत्र है। हम पंथ निरपेक्ष हैं क्योंकि बहुधर्मी, बहुभाषी देश है। हजारों वर्षों से हिंदुस्तान ने सबको स्वीकार किया है, सबका सम्मान किया है, तभी तो हम एक खूबसूरत गुलदस्ता हैं। अगर आप एक ही तरह का भोजन सुबह से रात तक करें, एक ही कपड़ा डालें, एक ही विचार करें, एक ही जाप करें, बगीचे में एक ही रंग के फूल लगाएं, तो बगीचे में अगले दिन घूमने का मन नहीं करेगा। अलग अलग होना चाहिए। भारत की विविधता को स्वीकार करो, उसका सम्मान करो, ये मैं आपसे कहूंगा। पर कोई मेंशन नहीं है इसमें, कोई जिक्र तक नहीं कि हमारे देश ने कुछ उपलब्धियां करी थी 2014 से पहले। वो संस्थाएं देश के लोगों ने बनाई, उपलब्धियां हमारी वैज्ञानिकों की हैं, शौर्य की गाथाएं हमारी सैनिकों की हैं, उनके बलिदान की है, हमारी उस वक्त की सरकारों के विवेक की, उनके दर्शन की, सोच की भी बात है। दुनिया के हर देश को अपनी उपलब्धियों पर गर्व होता है, क्यों आपको नहीं होता? क्या कारण? वही हिंदुस्तान तो है, उसी संविधान के तहत तो चुनाव हुआ, जो वोट का अधिकार मिला, मौलिक अधिकार मिले। अगर वो नहीं होता तो कहां हम आपसे मुखातिब होते, क्या पता हम लोग कहां होते। तो ये करना चाहिए। ये सूची बहुत लंबी है और मैं जरूर सभा पटल पर आज रखूंगा, पर कुछ उल्लेख आवश्यक है। माननीय आनंद जी 2 मिनट और नहीं, समय 2 मिनट नहीं है, अभी तो सदन में और कोई काम ही नहीं है। नहीं समय सदन में कोई काम ही नहीं है। 1 बजे दोपहर लंच तक सदन चल रहा है। तो लंच का टाइम कहाँ हुआ? नहीं, इसके 4 स्पीकर्स और हैं आपके बाद, ये आप सब नहीं तय किया है। अच्छा, मुझे कुछ समय दे दीजिए। देखिए, आप समाप्त करें, आप समाप्त करें। मेरी बात पूरी नहीं, आप वरिष्ठ लोगों ने समय तय किया है। हमारे 11 मिनट है, हमारे 11 मिनट है। क्या बात कह रहे हैं? टोटल टाइम लेफ्ट। नहीं, टोटल टाइम हमारा कोई स्पीकर नहीं। क्या कर रहे हैं? लेफ्ट इन टोटल 20 क्या कर रहे हैं? 220। इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स देयर। क्या बात कर रहे हैं? आप आनंद जी, आप देखिए, ऐसा मत करिए। 11 मिनट, आप 10 हो गए। जो मैं उल्लेख कर रहा हूं, आप कृपया शांति रखें। आनंद जी बोल रहे हैं, आप धैर्य से सुने, उन्हें सुने। हिंदुस्तान में, पीछे से कृपया आवाज न करें। हिंदुस्तान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 1951 से बनने शुरू हुए, पहला खड़गपुर में बना। गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद 1961 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन 1963 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में कायम किया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में 1957 में बन गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंसेस 1955 में बन चुका था। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर, उसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी 5 अप्रैल 1961 को, और सरदार पटेल के सम्मान में उसका नाम सरदार सरोवर रखा था, नर्मदा सरोवर से। भाखड़ा 1955 में, वे सब नींव
नेहरू जी की रखी हुई हैं। इंदिरा गांधी जी के समय हम एक परमाणु शक्ति बने। 1974 में पोखरण में विस्फोट हुआ, दुनिया को दिखाया कि भारत सक्षम। अंतरिक्ष में हम चले गए 1975 में, जब आर्यभट्ट गया, उस 1975 आर्यभट्ट सैटेलाइट छोड़ा। उसके बाद में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार की, कम्युनिकेशन की, वो योगदान भी इतिहास के पन्नों पर अंकित है। उसके बाद उदारीकरण हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, वो भी हम जानते हैं। 90 का दशक, उसमें कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। इस देश ने संकट भी देखे, इस देश ने युद्ध भी लड़े, हम सबको स्वीकार करते हैं। 65 में शास्त्री जी का नेतृत्व और कारगिल में वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, हम इनकार नहीं करते। पर एक चीज, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, कांग्रेस ने 8 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खोले, चंद्रयान रवाना कर दिया 2008 में, मंगलायन हमने रवाना कर दिया मंगल ग्रह पे 2013 में। ये उपलब्धियां गर्व की बात है भारत के लिए। बेहतर होता इनका भी कहीं चर्चा हो जाती इस अभिभाषण में। आपने ठीक कहा है कि भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन बढ़नी चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी होगी। 2004 और 2014 के बीच में भारत पहला देश दुनिया का बना था। उपसभापति महोदय, प्रथम औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड को 12 साल लगे थे अपनी जीडीपी को दुगना करने के लिए। दूसरी औद्योगिक क्रांति के बाद अमेरिका को भी 12 साल लगे थे। पहला देश दुनिया का जापान बना था, जिसने 1 दशक में 3 गुना की थी। उसके बाद साउथ कोरिया ने किया। चीन पहला देश बना जिसने 1 दशक में 3 गुना अपनी जीडीपी को किया। हिंदुस्तान डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, दुनिया का पहला देश बना जिसने 4 गुना अपनी जीडीपी की। हम $2 ट्रिलियन पर छोड़ के गए थे। इस अभिभाषण में लिखा है कि निराशा थी, अंधकार था। क्या हो रहा है? वो कहां से आ गए? आज हम $2.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आप सिर्फ 0.8 5 साल में बढ़ा पाए हैं। तो पहले 2 को हटा दीजिए, आपको कुछ मिला ही नहीं था, तो कहां जाती आपकी जीडीपी? कहां से आ गई है? साथ लेकर आए थे या थी पहले से? ऐसी बातें मत करो। हैं? आज आर्थिक मंदी है देश में, नौजवान बेकार। नौजवान भाषण और प्रवचन से उसका पेट नहीं भरेगा, उसको नौकरी चाहिए। उद्योग टूट रहा है। भारत की जीडीपी पिछले 5 साल की सबसे नीचे गिर गई, 5.8 पर। वो भी जो नया फॉर्मूला, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। 45 साल का सबसे ऊपर बेरोजगारी। भैया ये न्यू इंडिया मत बनाओ, अभी पहले इसको ठीक चलाओ। किसान की हालत खराब है। कृषि क्षेत्र में कितनी है बढ़त? 2.9%। कहते हो किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। उसके लिए कम से कम आपको 18-19% बढ़ना पड़ेगा। और जीडीपी भी वहां पहुंचाने के लिए किसी अर्थशास्त्री से पूछ लो कि मैं सही कह रहा हूं। उसके लिए आपको अब से 2024 तक 12% जीडीपी हर साल बढ़ानी पड़ेगी, तब $5 ट्रिलियन होगा। लिख दो, वो बात अलग, कोई आपत्ति हमको नहीं है। शुभकामनाएं आपको, कृपा करके ऐसा करो, देश सुधरे, भविष्य सुधरे, नौजवान को रोजगार मिले। पर आपके रोजगार के साथ उद्योग भी टूट गया, निवेश टूट गया, इन्वेस्टमेंट टूट गई, 7% टूटी है। बैंकों के पास पैसा नहीं, उद्योग पैसा ले नहीं रहा, सरकार इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर नहीं रही, भारत आगे बढ़ रहा, न्यू इंडिया बन रहा। जो आपका उद्योग का उत्पादन है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आपके 5 साल में 2% और 3.5%। माननीय जी, आपने तय समय से 5 मिनट अधिक बोलिए। आप कृपया 4 और वक्ता है।
प्लीज और है। 4 और वक्त 4 मिनट और है। 4 और और है। 4 मिनट और है। 4 वक्त 4 मिनट बात करूंगा, 5 मिनट। 4 मिनट में कई आप बार जितना जल्द सदन कर में सके संक्षेप। देखिए, उपसभापति महोदय आप बड़े करें। आदर के साथ और सरकार से भी कहता हूं, इतना कई बार सदन में कुछ बातें रखी जाती हैं, कभी सुन लेनी चाहिए। आग्रह कर सभी रहा हूं। बहुत ध्यान से आपको सुन रहे हैं। जो समय आप सबने तय किया उसी समय का मैं अनुपालन कर रहा हूं। प्लीज देखिए, इस अभिभाषण में कहा गया 1 नेशन 1 इलेक्शन, यह व्यवहारिक नहीं है। आपकी सोच अलग है। देश का संघीय ढांचा है, फेडरल पॉलिटी है, देश में विविधता है। हमारा अनुभव बताता है जब राज्यों की सरकारें टूटी, वैकल्पिक सरकार नहीं बनी, तो मध्यावधि चुनाव होते हैं। आप फोर्स्ड मेजॉरिटी नहीं कर सकते, आप इंपोज नहीं कर सकते, राज्यों को वंचित नहीं कर सकते उनके चुनाव से। पर आपकी क्या राष्ट्रपति शासन करेंगे अगर राज्यों में सरकारें गिर जाए, वैकल्पिक सरकार ना बने, या यहां से हुक्मनामा जारी करेंगे कि नहीं फला फला लोग मिलकर सरकार बना लो? ये नहीं चलेगा। पर आपकी मैं सोच समझता हूं कि एक देश हो, एक चुनाव, एक चेहरा, एक नाम, एक विचारधारा, हिंदुस्तान को मंजूर नहीं। 2 बात और कहूंगा। चुनाव के रिफॉर्म्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, जरूरी हो गया, क्योंकि इस चुनाव में आप जीते, पर जो हमने देखा, प्रचंड प्रचार, अभूतपूर्व साधन, पैसा, समझ नहीं आया। एक मोतीलाल वोरा जी बैठे हैं, हमारे पार्टी के खजांची रहे, अहमद पटेल जी नहीं हैं। इन दोनों को भी अमित शाह जी को कहो थोड़ा सा बता दें, यहां बड़ी तकलीफ है, ये कहां से आ गया? कोई पारदर्शिता नहीं। इनकी बीजेपी की अपनी फाइलिंग है, बीजेपी की अपनी फाइलिंग है इलेक्शन कमीशन के पास कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं, ये इलेक्शन कमीशन को फाइलिंग है आपकी। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सब कागज हैं, तैयारी से आता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हुए, जारी किए गए, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। 95% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा बड़े बड़े उद्योग से भारतीय जनता पार्टी को मिला। सबका साथ, सबका विकास। आनंद जी 1 मिनट और आपने बात खत्म करें। नहीं, मैं अभी तो बोलूंगा, खत्म करें। ये आखिरी बात बोलूंगा। आखिरी बात मैं कहूंगा, जो मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, भारत की फौज। हमने इस चुनाव में ये सुना, देश में ये चर्चा हो गई। मैं कहना चाहता हूं आज अपनी तरफ से और तमाम विपक्ष की तरफ से कि हमको, जहां तक भारत का सवाल है, हिंदुस्तान की एकता का सवाल है, हिंदुस्तान की सुरक्षा का सवाल है, हिंदुस्तान एक है, हमारी एक आवाज है। उसमें कोई अलग बात नहीं हो सकती, उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। इंडियाज यूनिटी एंड सिक्योरिटी इज नॉन नेगोशिएबल, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहती है और समझती है, क्योंकि हमने बलिदान दिए हैं, 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। पर इस बात पर देश को बांटना, इस पर लकीर खींचना, जो आपके साथ वो राष्ट्रभक्त जो आपको आलोचना करे, खत्म हुआ। मैं दूसरे को आमंत्रित करूंगा। ये स्वीकार नहीं होगा। मेरा आपसे आग्रह है, वोट के लिए कृपा करके देश को ना बांटे, ये बड़ा खतरनाक होगा। मुझे एक चीज जरूर कहनी है। आनंद जी मैं खत्म करूंगा ना, टोका टोकी बंद हो जाए। आप प्लीज खत्म करें। आप भी खत्म करें। मैं आग्रह कर रहा हूं उनसे भी और आपसे भी कि आप सब लोग चाहते हैं, सुन रहे हैं आराम से। आप वरिष्ठ आदमी हैं, समय का पालन आप नहीं करेंगे, दूसरों से मैं कैसे अपेक्षा करूं? ठीक आप अभी ऑलरेडी समय से 10 मिनट लगभग बोल चुके हैं। बोले अभी बोल, खत्म कर रहा हूं ना। करें प्यार से खत्म करने। हाँ करिए, बिल्कुल। तो मुझे आपसे एक चीज कहनी है कि हिंदुस्तान ने आजादी के बाद कई जंग लड़ी है, युद्ध लड़े। 1965 भी लड़ा, 1971 भी लड़ा। यहां कोई जिक्र हुआ, इसलिए मैं कहना जरूरी समझता हूं, ताकि रिकॉर्ड ठीक रहे। क्योंकि आपकी सरकार में मंत्री भी हैं, फौज में भी रहे हैं, कि कांग्रेस ने भी, इंदिरा गांधी ने भी फायदा उठाया बांग्लादेश के युद्ध का। मैं जरूरी समझता हूं यह कहना
1971 का चुनाव मार्च महीने में हुआ था। इंदिरा गांधी 2/3 बहुमत से आई थी, 2/3। बांग्लादेश का युद्ध 3 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर 1971 में लड़ा गया। 16 दिसंबर को भारत ने विजय की घोषणा करी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जीत अगर किसी फौज की हुई तो भारत की सेना की हुई। पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, 1 लाख युद्धबंदी आए। तब इसी संसद के अंदर उस समय के विपक्ष के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इंदिरा जी को कहा कि इंदिरा जी आप दुर्गा का रूप हैं। अच्छा छोड़िए ना, आप प्लीज कंक्लूड करें। आप फर्दर आनंद जी आप अपनी बात करें। आनंद जी प्लीज, मैं आप बीच, आनंद जी आप अपनी बात कहें। आप कहें प्लीज, आप कहें, अपनी बात खत्म करें। मैं दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा। जो बात मैं कही, देखिए मैं तो लड़ाई करना नहीं चाहता, मैं तो सेना की बात कर रहा हूं। आप खत्म करें, वाइंड अप करें। मैं तो आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं, सुनिए। मैं दूसरे वक्ता को बुलाने के लिए बाध्य हूँ। मेरी बात तो सुनिए ना। आप खत्म करें प्लीज। एक मिनट खत्म करें आनंद जी। मैं आपको एक चीज कहूंगा जी, आपको इस पर आपत्ति हो, पर जो उस समय लिखा अगले दिन अखबारों ने छापा, मैं आपको निकाल के भेज दूंगा। नेशनल आर्काइव्स में कागज पड़े हैं, उसको निकाल के आप पढ़ लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब वाजपेयी जी को जीवन काल में आपत्ति नहीं थी, आप कृपा करके सुनिए मेरी बात। आनंद जी आप अपनी समाप्त करें। आनंद जी थोड़े वहां से कह रहे हैं। नहीं, आप यहां से कह रहे हैं, सीधे कहें ना। आप आपस में बात ना करें। अगर आप वरिष्ठ लोग आपस में बात करेंगे नहीं, तो मैं कहां कर रहा हूं। आप तो इस जर को संबोधित करके बताएं, अपनी बात खत्म। पर खैर चलिए, छोड़िए क्या कहा। पर इंदिरा जी ने अटल जी को प्रशंसा का एक जवाब दिया कि अटल जी ये मेरी जीत नहीं है, ये मानवता की जीत है। जो वहां पर कत्लेआम हो रहा था, 1 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान में थे, ये भारत की सेना की जीत है, श्री अब्दुल वहाब, सच्चाई की जीत है। अब्दुल वहाब, मैं खत्म कर रहा हूं। नहीं, अब हो गया खत्म। मिस्टर अब्दुल वहाब, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। खत्म। आपने कैसे काफी आपने समय से ज्यादा 12 मिनट बोला आनंद जी। आपने समय से 12 मिनट अधिक। कोई बड़ी क्या नहीं, बाकी लोग भी 4 वक्ता हैं। थोड़े आ गए, 4 वक्ता है और फर्क पड़ता है। अब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। देखिए मिस्टर अब्दुल वहाब, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आपने इसके पहले कहा था कि आप खत्म कर रहे हैं, कृपया खत्म करें। मेरी बात सुन लीजिए। खत्म करें कृपया जल्दी। नहीं, आप सुन लीजिए। आपको आगे भी प्रधानमंत्री को भी आना है, हम उनको भी सुनेंगे। देखिए समय का अनुपालन हमारे लिए जो है आपने तय किया है, आप सबने मिलकर वही नहीं कर। तो इन्होंने तो ऐसा आप प्लीज आप बताएं। गजब कर दी। मुझे एक चीज कहनी है कि अगर आपकी तरफ से कृपा रहती तो शायद खत्म हो जाती बात, कि किसी प्रधानमंत्री ने, ना लाल बहादुर शास्त्री ने, ना अटल बिहारी वाजपेयी ने, ना इंदिरा जी ने 1971 में ना तो चुनाव इस पे लड़ा, ना ये कहा कि मैं खुद गई थी घर में घुस के मारने के लिए। सेना देश की है, सेना तिरंगे को लेकर लड़ती है, सेना किसी दल की, एक नेता, एक पार्टी की नहीं है, भारत की है। अंतिम शब्द एक कबीर के पढ़ दूं, दो पंक्तियां कि संत कबीर ने कहा था, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्बल करे सुभाए। धन्यवाद, धन्यवाद आनंद जी। रहो, हमारी बात सुनते रहो, कभी श्री अब्दुल वहाब, कभी पवित्र रहोगे। श्री अब्दुल वहाब।